हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज के इस लेक्चर हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 5 मई को पेपर हुआ था नीट का, और केमिस्ट्री का जो पोर्शन था बहुत ही ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, मॉडरेट पेपर था। इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, बाकी जो क्वेश्चन था वो इजी था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनके डिटेल सोल्यूशन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 51, वो है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अब लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है, और यहाँ पर नंबर ऑफ फैराड रिक्वायर्ड कितना होगा वो आपको दिया हुआ है। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें से अगर एक दो आपको बन रहे हैं तो ऑप्शन मिलने के चांस ज़्यादा है कि आप ये क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम। अगर ए ऑप्शन को देखो ध्यान से, तो ए ऑप्शन में आपको 1 मोल वाटर, अब वाटर का जो रिएक्शन होता है H2O कन्वर्ट हो रहा है किसमें, O2 में। ठीक है, अब यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, और प्लस यहाँ से 2 मोल H+ आयन, और प्लस यहाँ से 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा 2 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहाँ पर 2 फेराड इसका होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो ए का जो होगा वो हो रहा है 2 फेराड। अब आप पहले ऑप्शन देखिए कि ए में सेकेंड कौन कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है एंड तीसरा ऑप्शन है। इसमें आपको ए में सेकेंड दिया है। तो अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी में कन्वर्ट हो रहा है, जो बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है उसमें MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है किसमें, Mn+2 में। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करेगा तो Mn+2 में जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर आ रहा है 5 फेराड, है ना। तो बी का जो इसमें दिख रहा है मैचिंग में फोर्थ, तो बी का फोर्थ किस में दिख रहा है, वो है थर्ड ऑप्शन में। तो बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, इसका जो आंसर बनेगा वो होगा थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या दिया है, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास का चैप्टर है, सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पे न्यूट्रल अपने एलिमेंट्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0, और यहाँ पर H+ जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl का रिडक्शन हो रहा है। तो हमें पूछा है नॉट कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो अगर आप सेकेंड ऑप्शन को देखो तो यहाँ से दिया है BaCl2 और सोडियम सल्फेट, और ये प्रोडक्ट में बना रहा है बेरियम सल्फेट, और प्लस यहाँ से 2 मोल NaCl। तो बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर भी +2 है ना। Cl पे माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस, सोडियम पे +1, तो यहाँ पर भी +1। सल्फर की हम बात करें तो +6 आएगा, यहाँ पर भी +6 आएगा। ऑक्सीजन -2, यहाँ पर भी -2। मतलब यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो रिडक्शन, और बाकी सब ऑप्शन में आप में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा वो है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट है, जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 53 क्वेश्चन का। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन आ जाए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट NOF से बॉन्डिंग करता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा होगा अर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो अर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसे होता है देखिए, अर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये है बेंजीन, यहाँ पर OH, और नाइट्रोजन होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड NO2। तो इनके बीच ये आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है,
तो इसका जो आंसर बनेगा वो है थर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 54 जो क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत फेमस, आपने टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल में भी है। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी का, फेलिंग रिएजेंट। तो फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है ना। तो एक्वस कॉपर सल्फेट कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाए, एक्वस कॉपर सल्फेट, दैट इज फेलिंग सोल्यूशन ए। ओके, अब 55 जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 molar HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, ये स्टाइक्योमेट्रिक टॉपिक से है जो कि आपका 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में है। तो सबसे पहले आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखना होगा NaOH, इसको HCl से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बनेगा क्या? सॉल्ट, और प्लस यहाँ से H2O, है ना। रिएक्शन बैलेंस है, अगर बैलेंस नहीं हो तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ओके, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले आपको मोल निकालना है दोनों का, है ना। तो मोल NaOH का वेट दिया है 1 ग्राम, तो 1 डिवाइड में मोलर मास NaOH का 40 होता है। तो यहाँ से मोल जो आएगा डिवाइड करेंगे तो 0. ठीक है, 025 मोल आएगा, ये होगा NaOH का मोल। ओके, और अगर मैं HCl का मोल निकालूं, मोल ऑफ HCl, तो क्वेश्चन में HCl का वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी दिया है ना। तो मोल कैसे निकालेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे वॉल्यूम इनटू इसका जो कंसर्न मोलैरिटी दिया 0.75, और मोलैरिटी लीटर में होता है इसलिए यहाँ पर 1000 का आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से जो मोल आएगा वो आएगा 0.018, ये HCl का मोल आया। ठीक है, यहाँ पर हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा, मोलैरिटी क्या होता है? N/V, है ना, और ये लीटर में होता है। तो मोल अपने को निकालना तो मल्टीप्लाई कर लिया और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका HCl का मोल आ गया। अब हमें बताना है अनरिएक्टेड कितना मास होगा। पहले अनरिएक्टेड NaOH कितना बचा वो आपको कैसे निकालना है? तो मोल ऑफ NaOH, ठीक है, माइनस मोल ऑफ HCl, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से करेंगे तो 0.025 माइनस 0.018, तो ये माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.0062 मोल आएगा जो अनरिएक्टेड है। अब क्वेश्चन में आपको मास पूछा है, तो मास कैसे निकालेंगे? इसका जो मोल आया NaOH का, अनरिएक्टेड जो मोल है, इनटू इसका मोलर मास NaOH का 40 होता है। तो 0.0062 इंटू 40 आप कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.0250, ये ग्राम आएगा। अब क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दिया वो ग्राम में नहीं मिलीग्राम में दिया है, तो इसमें आप 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 250 मिलीग्राम आंसर आएगा, है ना। इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, दैट इज 250 मिलीग्राम। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन में मैचिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये आपका बॉन्डिंग चैप्टर से है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक ही मैं बात करूँ NH3, NH3 की बहुत सारे बच्चों को पता ही होता है, NH3 का ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है। और निकालते कैसे? जैसे नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 हाइड्रोजन यहाँ से सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर 4 का मतलब होता है sp3। और इसमें 2 केस आते हैं 3+1 2+2। 3+1 वाले का शेप कैसा होता है? पिरामिडल ज्योमेट्री होता है, मतलब इसमें जो ए का बनेगा वो होगा फर्स्ट होगा, है ना। अब ए का फर्स्ट केस में दिया हुआ है, वो एक ही ऑप्शन है, वो भी थर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? थर्ड। ओके,
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 में क्या दिया क्वेश्चन में, द ई नॉट सेल वैल्यू ऑफ Mn+3 कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, कपल इज मोर पॉजिटिव देन Chromium+3+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और फेरिक को फेरिक आयन ड्यू टू चेंज। तो ये आपने DNA ब्लॉक में जो 4.7 जो एग्जाम्पल है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इन टेक्स और एग्जाम्पल जरूर करके जाना, क्योंकि उनके चांस हाईली होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट इससे बाहर नहीं आएगा। एक्सरसाइज या फिर इंटेक्स या फिर एग्जाम्पल से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सोल्यूशन एनसीईआरटी का ही है। देखिए D5 कॉन्फिगरेशन है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है ना हाफ फील्ड के कारण। थर्ड आयन एंथैल्पी ऑफ Mn इज मच लार्जर होगा, क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो ये जो कन्वर्ट होगा D4 से D5 में पॉसिबल होगा। इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 58। थर्मोडायनेमिक्स से इतना आसान क्वेश्चन आया था कि आपको मैचिंग टाइप का है। यहाँ देखो आइसोथर्मल क्या होता है। आइसोथर्मल में अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक जो होता है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ए का जो होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड। तो यहाँ पर जो बन रहा है ए का होगा सेकेंड, बी का जो होगा बी का होगा यहाँ पर थर्ड, है ना। तो ऐसा ऑप्शन आपको सेकेंड में दिख रहा है, तो इसका आंसर जो बन जाएगा सेकेंड, ठीक है, वो आपका होगा। आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक में इसमें क्या होता है, हीट कांस्टेंट होता है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक्स का है, 12th क्लास का। तो इसमें जो अरेनियस इक्वेशन होता है वो अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, तो log K2/K1 इक्वल टू होता है EA डिवाइड बाई 2.303 R, और यहाँ से T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो इसमें आपको डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर होगा। इसका जो आंसर बनेगा वो सेकेंड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60। द कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला हेक्सेन दिया हुआ है ना, C6H14। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है हेक्सेन। और बोला है कि 2 टर्सरी कार्बन के इसके टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं ना, 5 चेन आइसोमर्स होते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है किसमें। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूँ तो 4 कार्बन और दूसरे पे एक मिथाइल और तीसरे पे एक मिथाइल। तो ये जो कार्बन है ये भी टर्सरी है, ये कार्बन जो है ये भी टर्सरी है। दैट मीन्स का आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन सेम फॉर विच ऑफ फॉलोइंग आयंस। आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि किसमें मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √N+2, वेर N क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, N की वैल्यू सेम, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो अगर मैं बात करूँ टाइटेनियम+3 का, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो डी में का कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू तो इसमें 1 आ रहा है। दूसरा इसमें जो दिया है ऑप्शन Cr+2, अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और इसमें 3D में जो इलेक्ट्रॉन आएगा 4, एन की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 4, क्योंकि 3D 5 4s1 होता है। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक एस से जाएगा और डी के 5 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट में अगर सी ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें Mn+2 है, एटॉमिक नंबर 25, और इसमें 3D में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। और तो इसकी n की वैल्यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट है Fe+2, एटॉमिक नंबर 26 होता है, और इसमें 3D में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। तो n की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 4, क्योंकि डी में जो आपने पढ़ा होगा, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना, 6 इलेक्ट्रॉन भरना सबसे पहले, हुंस रूल एक एक इलेक्ट्रॉन, देन आपको पेयरिंग करना है। तो n की वैल्यू 4 आएगा Fe+2 में। और एक और दिया है स्कैंडियम+3, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, और इसमें डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 0। तो इसमें जो एक तो है 4 इलेक्ट्रॉन आया क्रोमियम+2 में, और एक आया Aaron+2 में, दैट मीन्स बी एंड डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, थर्ड। तो इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 क्वेश्चन में क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसमें जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। इनमें कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का 4, सेकेंड हाईएस्ट 3.5 होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। ओके, उसके बाद कार्बन आएगा, और उसके बाद आएगा सिलिकॉन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो इसका आंसर क्या बनेगा, थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट। आपने लुकास टेस्ट पढ़ा होगा अल्कोहल में, है ना। तो लुकास टेस्ट किसके लिए यूज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें ये आता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl+ एनहाइड्रस ZnCl2 को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो इसमें सबसे फास्ट रिएक्ट होता है टर्सरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल को से रिएक्ट करते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पर टर्बिडिटी फॉर्म होता है, ऑयली अपीयरेंस आता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कुछ टाइम लेता है, 2 से 3 मिनट टर्बिडिटी फॉर्म करने के लिए, और प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो बस ऑप्शन में आपको देखना है टर्सरी अल्कोहल कहाँ पर है। तो ऐसा आपको सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो दूसरा हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन। अब 64 क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 में दिया है बोथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं ऑक्टाइडल बट डिफर इन मैग्नेटिक बिहेवियर। स्टेटमेंट दिया है कि कोबाल्ट NH3 6 जो है वो डायमैग्नेटिक है, पैराडाय मतलब दैट मीन्स उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे सारे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड दिया है पहला CONS3, है ना, 6 दिया है, और इसके ऊपर कितना चार्ज, +3। और इस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, और 6 होने का मतलब ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो ये तो सही है। और दूसरे कंपाउंड की मैं बात करूँ, दिया है COF6, है ना, और इसके ऊपर -3 चार्ज, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, दैट मीन्स ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा। पहला स्टेटमेंट तो क्लियर है। अब यहाँ पर मैं कोबाल्ट की बात करूँ तो कोबाल्ट पे कितना, +3 चार्ज, क्योंकि NH3 जो होता है हमारी न्यूट्रल लिगेंड्स होता है। और इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करिए तो 3D4S 2 और 7, और इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फाइनली जो बनेगा इसमें 0 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा CO+3 के लिए। अब NS3 जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और इसके प्रेजेंस में ऑर्बिटल का क्या होता है, पेयरिंग। इसको अब इलेक्ट्रॉन अगर फिलअप करूँ मैं, डी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन इसमें। उसके बाद यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, ऑर्बिटल का क्या होता है, पेयरिंग होता है। पेयरिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें। तो फाइनली जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा,
ठीक है, ये वाला पेयर पहले से था, ये भी पेयर्ड हो जाएगा और ये ऑर्बिटल भी पेयर्ड होगा। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 0, और दैट मीन्स ये जो हुआ वो डायमैग्नेटिक बिल्कुल सही है। और फ्लोरीन जो होता है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, इसमें पेयरिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है ये पैरामैग्नेटिक आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा 64 का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में थर्ड में आपको दिख रहा है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। कोऑर्डिनेशन का इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं 65 क्वेश्चन। 65 में क्या दिया, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर। तो यहाँ पर हाइड्राइड में ऑक्सीजन जो फेम, इसके अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलेरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो हाइड्राइड है पहला, वो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, अगर मॉलिकुलर मास कॉन्सेप्ट से देखो तो सबसे ज़्यादा किसका है, पोलोनियम का। ठीक है, सॉरी पोलोनियम तो है नहीं ऑप्शन में, टेलोरियम की मास ज़्यादा है। बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न भी देखिए दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर member of group, but due to presence of extensive hydrogen bond in water it has higher boiling point। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड आंसर इसका भी हो जाएगा, है ना। चलिए 66 क्वेश्चन दिया है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वांटम नंबर्स आपने पढ़ा होगा, तो उसी से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर में 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, है ना। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल, है ना, सब्साइडरी भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कौन सा, मैग्नेटिक, और उसके बाद आता है स्पिन। तो प्रिंसिपल जो होता है वो साइज या फिर एनर्जी के बारे में बताता है। ये जो एजीमुथल है एल से डिनोट करते हैं, है ना, और इसको प्रिंसिपल को एन से। तो ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, है ना। और मैग्नेटिक जो बताता है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। इसको डिनोट किससे किया है, एम एस, क्योंकि एल पे डिपेंड करता है। और स्पिन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। दैट मीन्स इसका जो ए का बनेगा वो है आपका मैग्नेटिक। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब ए का जो बनेगा वो है थर्ड। ठीक है, ए का जो बनेगा वो होगा थर्ड, बी का जो बनेगा वो होगा कौन सा, फोर्थ, है ना, और ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी का जो बनेगा वो फर्स्ट आ जाएगा, एंड डी जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ऐसा आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो फोर्थ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, रिएक्शन दिया है और उसमें रिएजेंट कौन सा होगा ये आपको यूज कराना है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो फर्स्ट दिया है वो है आपका ओजोनोलिसिस, क्योंकि एल्किन कंपाउंड से यहाँ पर कीटोन बना रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से पूरा टूट जाएगा। ओके, तो पहला तो है ओजोनोलिसिस, ए का हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। बी की मैं बात करूँ तो बी में यहाँ पर बेंजीन, यह फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, इसका जो हो जाएगा फर्स्ट। सी जो है आपका अल्कोहल से किस में बना रहा है, कीटोन में, इसमें क्रोमिक एसिड यूज करते हैं, तो इसका जो बन जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। एंड डी जो है उसमें आपका है अल्काइल बेंजीन को डायरेक्टली कौन, वो KMnO4 और KOH हीट करते हैं, तो इसका हो जाएगा थर्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसा आपको फर्स्ट आंसर दिख रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड बी ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका एल्किन कंपाउंड है और एल्किन से मुझे एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन अल्कोहल का अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं तो वहाँ से बनता है एल्डिहाइड।
और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आपका जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। और अगर इसका एंटी मार्को नहीं करो क्योंकि मुझे OH यहाँ चाहिए फर्स्ट कार्बन पे, तो वहाँ से आपको एंटी मार्को निकोर AMR रूल लगाना पड़ेगा। अब AMR रूल के लिए आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर पढ़ा होगा है ना अल्कोहल चैप्टर में, तो ये डाइबोरेन रिएक्शन है। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि वाटर का एडिशन होता है और वाटर में आप सबको पता है कि वाटर में H प्लस और OH माइनस होता है। एंटी मार्को निको रूल लगेगा तो OH यहाँ पर और H यहाँ पर, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा CH2 और CH2OH। और उसके बाद क्या कर देना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहाँ से क्या होगा ये जो CH2OH ग्रुप दिख रहा है उसके प्लेस में यहाँ से क्या आ जाएगा CHO ग्रुप यहाँ पर चेंज होके यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर पहला जो होगा डाइबोरेन और उसके बाद PCC, दैट मीन्स में लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है फोर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बात करते हैं 69 क्वेश्चन का। तो इसमें क्या है रिएजेंट विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव करेस्पॉन्डिंग टेस्ट। आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसमें देखिए ज़्यादातर रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, इस साल पूछे थे है ना। तो इसमें अगर हम बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा। ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, ऑक्सीजन CHO ग्रुप और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है एक कार्बन 2 3 4 5 और लास्ट में होता है CH2OH। तो यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर जो होता है H होता है। तो ये कीटोन ग्रुप है, तो ये HCl से भी रिएक्शन करता है। ग्लूकोज है तो टॉलेंस टेस्ट देगा, हाइड्रोक्सिलामाइन NH2OH से करता है। इसमें जो B है एंड एक आपको E दिया है, तो NCERT पढ़ेंगे साफ साफ लिखा है कि सिप बेस एंड सोडियम बाई सल्फेट से, सोडियम बाई सल्फाइड से ये रिएक्शन नहीं करता है। इसका कौन सा होगा B एंड E, दैट मीन्स इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है। आपको दिया है लिस्ट ऑफ फॉलो, लिस्ट दिया है 1 2, इसमें आपको मैचिंग कराना है। और लिस्ट 2 में क्या दिया है नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, हमें 2 कार्बन के बीच बताना है, बाकी अदर एटम को नहीं देखना है। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में ईथेन दिया हुआ है ना, तो ए ऑप्शन की बात करूँ तो ईथेन क्या होता है, ईथेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर है ना। तो हमें सिर्फ बताना है कार्बन के बीच का बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन के बीच आपस में क्या है एक सिग्मा बॉन्ड है ना। तो ए का जो बन रहा है यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, दैट मीन्स ए का जो बन रहा है यहाँ पर थर्ड, तो ए का थर्ड आपका फर्स्ट एंड सेकेंड में है। तो बी को हम चेक कर लेते हैं, बी में देखिए दोनों यहाँ पर फोर्थ दिया है, मतलब कन्फर्म है बी का तो फोर्थ होगा। सी का यहाँ पर चेक करें तो कार्बन मॉलिक्यूल C2 दिया है, तो MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो इसमें जो बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है, तो वो कार्बन के बीच क्या होता है ओनली पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर होगा। और बाकी अगर इथाइन का डी में जो दिया है, तो डी में इथाइन में क्या होता है आपस में इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इनके बीच क्या बन रहा है एक सिग्मा बॉन्ड, बाकी दो जो बन रहे हैं वो पाई बॉन्ड है। दैट मीन्स डी का जो बनेगा वो होगा फर्स्ट, तो दैट मीन्स इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ओके, 71 क्वेश्चन अमंग ग्रुप 16 ग्रुप विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलेनियम एंड पोलोनियम, पोलोनियम जो होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, बाकी जो एलिमेंट है वो शो करते हैं, दैट मीन्स का आंसर हो जाएगा सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर है। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 जो क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर से है, और अगर आपने 11th क्लास का पढ़ा होगा तो इसमें इक्विलिब्रियम का जो एग्जाम्पल नंबर 6.7 है वही है अपना। ठीक है, वही क्वेश्चन ही उठा के दे दिया है। तो इसमें आपको देखो 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, क्यूसी एंड केसी का। क्यूसी क्या होता है? रिएक्शन कॉसेंट। तो क्यूसी की वैल्यू अगर ग्रेटर है केसी से तो रिएक्शन हमेशा रिवर्स या आप बोल सकते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अगर केसी की वैल्यू क्यूसी से ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन जो मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर दोनों इक्वल हो गए तो वो एट इक्विलिब्रियम पे रहता है ना। तो हमें देखना है यहाँ पर केसी की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। केसी की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻³ दैट मीन्स 0.004 है ना। अब हमें क्यूसी निकालना है यहाँ पर। तो क्यूसी आप कैसे निकालोगे? जैसे आप केसी निकालते हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट यहाँ पर बी एंड सी और रिएक्टेंट यहाँ पर है, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो इसके पावर में चला जाएगा। तीनों की वैल्यू सेम है ना। तो 2 × 10⁻³ और सी की भी वैल्यू सेम दे दिया है ना। और ए की वैल्यू भी सेम है 2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल आउट होके 1 आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका आंसर जो बन रहा है फर्स्ट, इसका फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 73 क्वेश्चन का। तो 73 जो क्वेश्चन है वो आपका केमिकल काइनेटिक्स से है, और ये अरेनियस इक्वेशन का ग्राफिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अरेनियस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, अरेनियस अरेनियस जो इक्वेशन था इसे 2 क्वेश्चन आ गए, दैट मीन्स 8 मार्क का यहीं से आ गया आपको, है ना। तो यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन क्या होता है? ln के इक्वल टू, है ना, -EA/R और 1/T और प्लस यहाँ से होता है ln A। अब इसी को आप कंपेयर करा दीजिए किससे? y = mx + c से। तो यहाँ पर ln k और 1/t के बीच ग्राफ है, तो ये जो होगा ln k ये हो गया y एक्सिस, 1/t जो होगा वो x एक्सिस में होगा, और स्लोप -EA/R नेगेटिव है, दैट मीन्स नेगेटिव में यहाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो भी सेकेंड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। इन विच ऑफ फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। ठीक है, इस बार इक्विलिब्रियम थर्मो से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे, उतना डिटेल में भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत भी आपने किया था तो क्वेश्चन बन जाते। तो Kp Kc के एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, Kp = क्या होता है? Kc, और RT के पावर में होता है डेल्टा Ng। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है डेल्टा Ng की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, और डेल्टा Ng की वैल्यू निकालते क्या है? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इसमें हमें सिर्फ गैस के ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट काउंट करना है ना। तो आपको बस ये देखना है कि किस ऑप्शन में आपको डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं है ना। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑप्शन में तो 2 - 2, तो फर्स्ट में तो आपको डेल्टा Ng की वैल्यू 0 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर Kp Kc इक्वल है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। सेकेंड की मैं बात करूँ तो सेकेंड में देखिए इधर 2 है, यहाँ पर भी दोनों गैस है, तो यहाँ पर भी डेल्टा Ng की वैल्यू 0, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की मैं बात करूँ तो डेल्टा Ng की वैल्यू प्रोडक्ट साइड में PCl3 एंड Cl2 दिया है, तो यहाँ से 2 - 1, तो यहाँ से 1 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इसका आंसर आपका थर्ड होगा। लास्ट ऑप्शन को चेक करें तो वहाँ पर भी डेल्टा Ng की वैल्यू 0, दैट मीन्स इसका आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट 1 2 दिया है, तो पहला स्टेटमेंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमरिक पेंटेन फॉलोइंग ऑर्डर। तो आइसोमर कंपाउंड के लिए,
ठीक है। आइसोमरिक कंपाउंड के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांच। ये ब्रांच बढ़ने से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो जो वंडर वॉल फोर्स है वो भी डिक्रीज होगा, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो एन पेंटेन एक भी ब्रांच नहीं है, आइसोपेंटेन में एक ब्रांच आएगा, नियोपेंटेन में दो ब्रांच आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनने की जरूरत है, तो 5 कार्बन है, दैट मीन्स इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। दूसरा आइसो क्या होता है, ये दूसरे पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा, तो ये आइसो हो गया। और तीसरा नियो का मतलब दूसरे पे दो साइड चेन, तो यहाँ पे देखिए दो ब्रांच, यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच, और यहाँ पर एक भी ब्रांच नहीं। तो पहला तो सही है। स्टेटमेंट 2 जो रीजन दिया है, व्हेन ब्रांचेस इंक्रीज मॉलिक्यूलर अटेन द शेप ऑफ स्फीयर, रिजल्ट स्मॉलर सरफेस एरिया एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका जो स्टेटमेंट 1 2 दोनों सही है, दैट मीन्स इसका आंसर जो बनेगा वो थर्ड हो जाएगा। ओके, 76 क्वेश्चन में क्या दिया है ना, 76 क्वेश्चन में कंपाउंड दैट विल बी अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट। तो आपने हेलो एल्केन में ऑर्डर पढ़ा होगा, SN1 रिएक्शन जो उसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा टर्सरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी आता है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि टर्सरी कौन सा है। तो अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ जो दूसरा दिया है, ठीक है, बेंजीन कंपाउंड, और इससे जो दिया है एक CH3 और यहाँ से Br, ये जो कार्बन दिख रहा है देखिए वो कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्टली दो कार्बन से 2 डिग्री है, बाकी सब में आपका 1 डिग्री है। ये तो अराइल हैलाइड पहला, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर सेकंड होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो क्या दिया है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1, हीलियम के लिए -x किलो जूल दे रखा है, देन दैट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट स्टेट फॉर बेरिलियम +3 आयन। तो एनर्जी किसी भी ऑर्बिट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, RH रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू Z² अपॉन n²। अब RH की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, तो इसको हमें ले ही नहीं चलना है, तो Z² अपॉन n²। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, n जो होता है ऑर्बिट। तो अगर मैं दोनों में रिलेशन निकालना है, तो मैं अगर एनर्जी बेरिलियम का +3, और ये कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, और डिवाइड में हीलियम प्लस का, और वो कौन सा ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में निकालें, तो Z² डिवाइड बाय n² ये हो जाएगा बेरिलियम का, और यहाँ पर भी Z²n² ये हो जाएगा हीलियम का। वैल्यू रखेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड 2 का स्क्वायर, और टोटल में हीलियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2, 2 का स्क्वायर और फर्स्ट ऑर्बिट। इसको सॉल्व करेंगे 16/4, और टोटल डिवाइड बाई 4 डिवाइड, ये यहाँ से 4 टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा 1, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मतलब एनर्जी जो बेरिलियम +3 का बन रहा है 1 इंटू एनर्जी किसका, हीलियम का। ओके, अब ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, -x जूल, दैट मीन्स इसमें जो बेरिलियम का एनर्जी बनेगा वो -x जूल के बराबर होगा। इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 78 जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज। ये भी आपका अगर थर्मोडायनेमिक्स में 11th में आपने एग्जाम्पल किया है तो वो वही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ये जानना होगा एंट्रोपी होती क्या है। तो एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, ठीक है, डिसऑर्डरनेस मतलब कितना ज़्यादा मूवमेंट है, तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा किसी भी पार्टिकल में उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ ए ऑप्शन में, तो ये लिक्विड से इवोपरेट होकर वेपर हो जा रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन में लिक्विड से इवोपरेशन से गैस में हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर मूवमेंट बढ़ेगा, दैट मीन एंट्रोपी यहाँ से इंक्रीज होगा। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल होगा एंट्रोपी इंक्रीज। बी ऑप्शन की हम बात करें तो टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड 130 केल्विन से 0 केल्विन हो रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो मूवमेंट भी क्या होगा, वो सॉलिड की तरफ जाएगा, दैट मीन्स
एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज होगा, है ना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बात करें डी ऑप्शन सी ऑप्शन में, तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट सॉलिड है और प्रोडक्ट में गैस भी बने, मतलब यहाँ पर भी एंट्रोपी बढ़ेगा। ए एंड सी दोनों होंगे। डी ऑप्शन की हम बात करें तो डी ऑप्शन में क्लोरीन मॉलिक्यूल है और वो एटम में कन्वर्ट हो रहा है, तो सोयल के बीच ये बॉन्ड टूटेगा तो फ्री होंगे, तो यहाँ पर भी एंट्रोपी बढ़ेगा। दैट मीन्स इसका आंसर जो ए सी डी है, और ए सी डी आपका फर्स्ट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ओके, चलिए 79 क्वेश्चन दिया है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, है ना। द टेक्निक यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन एबो प्रिंसिपल इज नोन एज। ठीक है, ये 9th-10th का बच्चा भी बता देगा। कोई भी प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस, तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। इसका आंसर जब बन जाएगा फोर्थ, दैट इज सब्लिमेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करें तो यहाँ पर मैचिंग टाइप क्वेश्चन है और ये कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म टॉपिक से है। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट में आप लिगेंड ध्यान दो, तो एक दिया है लिगेंड से यहाँ पर NO2, और NO2 को अगर आपने पहचाना नहीं तो आपने क्या पहचाना? एम्बी डेंट लिगेंड होता है, और एम्बी डेंट लिगेंड हमेशा लिंकेज आइसोमर शो करते हैं, है ना। तो ए का जो बनेगा वो होगा सेकेंड लिंकेज आइसोमर। अब देखिए ए का जो सेकेंड है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दूसरा एंड तीसरा ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ सेकेंड ऑप्शन में तो बी को देख लीजिए। बी में यहाँ पर जो काउंटर आयन है ब्रोमाइड, और अगर ये एक्सचेंज करेगा अंदर एक लिगेंड से सल्फेट से, तो ऐसा किस में होता है? आयोनाइजेशन में, है ना। तो बी का जो होगा वो हो जाएगा थर्ड। देखिए काम बन रहा है कि नहीं? तो बी का थर्ड किस में दिया है? और वो दिया है थर्ड ऑप्शन में, तो बिना कुछ सोचे आप थर्ड ऑप्शन यहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना होता है, तो ऐसा नहीं कि हर एक ऑप्शन को आप चेक करो। एक को चेक किया आपने, पहले मैच कराया, मैचिंग में सेम है तो आप देखो कौन कौन से ऑप्शन है, उसके बाद आप जिसमें डिफरेंट है वही आप फोकस करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन, 81 दिया है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। देखिए मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लगभग 6-7 क्वेश्चन स्टेटमेंट से थे, तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। पहला स्टेटमेंट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये अमाइन चैप्टर से था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी का ही है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड टू गैब्रियल पैथिलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल साहब जो है ना, गैब्रियल साहब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फेमस है? एलिफेटिक अमाइन के लिए ही फेमस है ना। उसमें एलिफेटिक अमाइन ही बना सकते हैं, जिसका जो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स का जो आंसर बनेगा वो थर्ड एज अ राइट आंसर। ठीक है, 81 का थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सारे एलिमेंट जो है सेकेंड पीरियड के हैं, n=2 के। तो अगर मैं ऑर्डर में रेंज करूँ तो सबसे पहले लिथियम आता है, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जनरली आप जानते हो कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है, क्लियर है। बट यहाँ पर हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट कारण थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लेफ्ट में सबसे ज़्यादा है और हाफ फील्ड भी होता है। उसके बाद कार्बन आएगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर जो बेरिलियम होता है वो क्या होता है? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके पहले आ जाएगा बेरिलियम, देन बोरॉन, देन लिथियम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो आंसर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर? फोर्थ जो दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर हो, जो आपको 4 मार्क्स देगा। अगर आपने बनाया होगा तो ये आपको मिल गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 83, 83 में हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट से है, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा आएंगे
तो वही आंसर आपको होगा। ओके, तो अगर मैं बात करूँ 4 ग्राम, हर एक ऑप्शन को यहाँ चेक करना होगा। पहले में दिया है 4 ग्राम, 4 ग्राम अगर आप मोल निकालोगे तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है हीलियम का वो होता है 4। तो यहाँ से 1 मोल आया। अब 1 मोल में एवोगैड्रो करोगे 1 इंटू, तो ठीक है 1 ही आएगा। दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2.27, ये वॉल्यूम से हमें मोल निकालना होता है। एसटीपी कितने 22.4 से डिवाइड करते हैं। ये जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.10। बाकी एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये इतना आएगा। थर्ड की मैं बात करूँ तो 4 मोल यहाँ पर ऑलरेडी हीलियम का दे रखा है ना, 4 मोल ऑलरेडी हम मोल निकाल रहे हैं, ये ऑलरेडी मोल दे रखा है। और फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूँ तो 4U दिया है ना, तो U का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 4U होता है, तो यहाँ पर 1 आएगा इसका हीलियम एटम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन में, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब आपसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा कुछ पूछता है ना, फिलहाल तो इजी ही क्वेश्चन था। चलिए 84 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 84 क्वेश्चन में दिया द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अगर बात की जाए तो कार्बोकेटायन यहाँ पर रेजोनेंस तो कोई दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है। तो कार्बोकेटायन के जो स्टेबिलिटी आप देखते हो, और कैसे देखोगे, आप देखोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो, और अदरवाइज आपने पढ़ा होगा तो टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन आपका प्राइमरी होता है। तो ये क्वेश्चन तो इसी कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा। तो अगर आप देखो जो सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड जो दिया है उसमें जो साइक्लिक कंपाउंड बना है कुछ इस तरह से, प्लस चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर दिया है CH3। तो ये जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है, और टर्सरी कार्बन कार्बोकेटायन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है। बाकी फोर्थ में आपका सेकेंडरी है, फर्स्ट में प्राइमरी है, और ये जो थर्ड दिया है ये भी आपका सेकेंडरी है। तो इसका आंसर नो डाउट आपका सेकेंड आंसर राइट आंसर है। ओके, चलिए 85 क्वेश्चन, ये मैं कई बार आपको बताता हूँ कि हेनरी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यहाँ से नीट वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हेनरी साहब का इक्वेशन है, तो आपने हेनरी में ये पढ़ा होगा कि एच जो वैल्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट। यही कॉन्सेप्ट से यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि किसी भी गैस को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक अकॉर्डिंग टू लीजिटर प्रिंसिपल टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो इसका KH की वैल्यू दे रखा है ना, तो KH की वैल्यू सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बी जो है वो 2 × 10⁻⁻5 दिया था, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आपका बी का होगा। देन यहाँ पर सी आएगा और सबसे कम होगा ए का। ठीक है, KH वैल्यू दिया है तो यही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से लगाना है। तो इसका आंसर BCA बनेगा, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। चलिए 85 क्वेश्चन पे आते हैं। 85 जो क्वेश्चन दिया है, अ कंपाउंड का एक्स कंटेनिंग 32% ए 20% बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो सी का है। ओके, तो आपको इम्पीरिकल फार्मूला लगाना है। तो एक तो लिंक लॉन्ग तरीका है, आप टेबल बना करो ना, सिंपल तरीका है, आप यहाँ से क्या निकालते हो, मोल निकालते हो। और मोल को कैसे निकालते हैं, जो भी परसेंटेज दिया है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलर मास ए का दिया है 64, बी की मैं बात करूँ तो बी का है 20%, और इसका जो मोलर मास दिया है वो दिया है 40। सी की मैं बात करूँ, सी कितना हो जाएगा, 100 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करोगे तो 48 डिवाइड बाई सी का दिया है 32, है ना। अब इन्हीं को सॉल्व कर दो तो ये 2 टाइम जाएगा, ये भाई साहब भी 2 टाइम, यहाँ से 16×3 = 48, 16×2 = 32। तो ए आ रहा है 1/2, बी आ रहा है 1/2, सी आ रहा है 3/2। तो LCM 2 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली बन रहा है AB C
3 इसका राइट आंसर है, तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 87 क्वेश्चन में क्या दिया है, अ प्रोडक्ट ए एंड बी ऑब्टेन इन अ फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। तो ये आपने दो चैप्टर में पढ़ा हुआ है, कहाँ कहाँ, एक तो हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में ही आया कि अल्कोहल से टोटल 6 मेथड दिया है, और एक आपने अल्कोहल चैप्टर में ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, है ना। तो मैं बात करूँ, अगर 3 मोल अल्कोहल को PCl3 से रिएक्शन कराते तो यहाँ से 3 मोल अल्काइल हैलाइड और प्लस यहाँ से H3PO3 का फॉर्मेशन होता है, और H3PO3 का नाम क्या है, वो है फॉस्फोरस एसिड, H3PO3। और अगर अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो RCl बनाएगा, प्लस POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और प्लस यहाँ से HCl। यही दोनों आपको कंपाउंड पूछा था, क्या बनेगा, है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपको कौन सा रिस्पेक्टिवली बोला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर बनेगा वो सेकेंड आंसर करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, है ना, वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। फॉर अ सॉल्यूशन गिवन द स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप दे रखा है, एंड टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन। तो ऑस्मेटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT। बस इसी को आपको कंपेयर कराना है, किसे कंपेयर कराना है, y इक्वल टू mx। सी तो है नहीं यहाँ पर इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा y के प्लेस पे आ जाएगा ऑस्मेटिक प्रेशर, x जो होगा वो कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ है, दैट मीन्स का जो स्लोप होगा वो होगा RT। अब RT की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 25.73 लीटर। तो हमें टेम्परेचर पूछ रहा है, तो R भाई साहब को इधर लेके जाना होगा, 25.73 डिवाइड बाई R, और R की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना। R की वैल्यू कितना दिया है, 0.083। ये जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा जो 310 केल्विन, और हमें पूछा है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में कैसे निकालेंगे टेम्परेचर, तो 310 माइनस 273, तो यहाँ से जो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कौन सा बनेगा, वो बनेगा थर्ड आंसर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर अ रिएक्शन आपको मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बताना है ना। तो मेजर प्रोडक्ट आप ध्यान से देखो, तो ये कंपाउंड जो दिया वो एल्किन कंपाउंड है, और KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो यहाँ से इसको ब्रेक करके ये बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ आंसर, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सिंपल सा केमिकल रिएक्शन एक दो बार देखा होगा तो ये क्वेश्चन बन जाता। एल्किन को कराएंगे तो वहाँ से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से 2 मोल बनेगा, बुक में दिखाया नहीं तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा पूरा बॉन्ड, और ये 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 में क्या दिया है, स्टेटमेंट पहला दिया है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप के, सिंगल टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो, एक ही टाइप के लिगेंड्स हो जो भी हो, तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक, और हेटेरो मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसको बोला है होमोलेप्टिक, एंड दूसरे को बोला है यहाँ पर हेट्रोलेप्टिक, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब स्टेटमेंट 2 जो दिया है, कॉम्प्लेक्स हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, वो तो साफ साफ दिख रहा है, NH3 6 के 6 लिगेंड्स हैं, ऑल्सो मोर देन वन टाइप, बिल्कुल सही बता रहा है भाई। तो इसका जो आंसर बनेगा बोथ स्टेटमेंट ट्रू, दैट मीन्स इसका थर्ड आंसर बनेगा।
और आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने नोटिस किया है कि जितने भी स्टेटमेंट 1 2 वाले उसमें मोस्ट ऑफ ट्रू दिया है सब क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको सब अब ट्रू ही करना है। ठीक है, संयोग से ये इसमें बन रहा है तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और आपने इतना क्वेश्चन देख लिया, और अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे छोटे क्रिएटर की भी थोड़ी मदद हो सके और हमारा मोटिवेशन बढ़े और वीडियो बनाने का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 91 क्वेश्चन का। तो 91 क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ फॉलोइंग एसिड एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस आयन। इसमें जो यूज करते हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सेकंड होगा। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड था, आता होगा तो बन गया होगा, अदरवाइज आपने तुक्का मारा होगा तो सही है तो ठीक, गलत है तो फिर माइनस होगा ही। 92 जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर आपको। तो बोला है कि डायपोलमेंट NF3 ग्रेटर देन NH3, बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई साहब। NH3 जो होता है उसमें डायपोलमेंट जो होता है कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, और NF3 का भी पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा ही। बट इसका डायपोलमेंट अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डायपोलमेंट कैसे डरते हैं, ये तो डाउन ऊपर डायरेक्शन में ही होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इन बॉन्ड में डायपोलमेंट सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट यूनिट डायरेक्शन में सबका है, इसका ज़्यादा होगा। बट इस केस में देखो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर डायपोलमेंट जीरो नहीं होगा, ये पार्सली क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो NH3 का डायपोलमेंट ज़्यादा होता है NH3, तो मतलब पहला तो गलत है। अगर दूसरे की बात, कैनोनिकल फॉर्म कार्बोनेट आयन जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके, ठीक है, यहाँ पर इसका CO3 माइनस होता है, इस तरह से ज्योमेट्री होता है इसका। इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 3 जनरल स्ट्रक्चर ओजोन का इसका, ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं होते 2 ही होते हैं, तो ये भी गलत है। VF3 का जीरो डायपोलमेंट, सॉरी नॉन जीरो दिया है और बल्कि जीरो होता है, क्योंकि इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है, इसमें इधर आएगा, यहाँ पर इधर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका डायपोलमेंट जो होता है वो जीरो होता है, मतलब ये जीरो डायपोलमेंट, यहाँ पर बोला नॉन जीरो, तो इसका जो सही आंसर है वो दूसरा ही है। कैनोनिकल फॉर्म जो होते हैं 3 होते हैं इसके। ओके, 93 क्वेश्चन, ये भी आपका प्रैक्टिकल से है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट है। तो इसमें क्या है देखिए, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम+3, ये कौन से ग्रुप का है, ये आपका थर्ड ग्रुप का है। अगर मैं बात करूँ Cu+2, तो ये कौन से ग्रुप के बिलोंग करता है, तो ये सेकेंड ए होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ बेरियम+2, बेरियम+2 जो होता है वो फिफ्थ ग्रुप का होता है। कोबाल्ट जो +2 होता है, कोबाल्ट+2 जो होता है वो फोर्थ ग्रुप का होता है। और मैग्नीशियम Mg+2 जो होता है वो होता है सिक्स ग्रुप का। तो इसको ऑर्डर से कनेक्ट कराएंगे तो बी जो है यहाँ पर, है ना, कौन सा है बी यहाँ पर, कॉपर Cu+, ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑर्डर, तो ऑर्डर बना लीजिए, जिसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये अमाइंस चैप्टर से है, तो CH3CH2 और CH2I को, है ना, NaCN से कराओगे तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर चलेगा, और यहाँ से बना लेगा CH3CH2CH2CN, ठीक है, ब्यूटेन नाइट्राइल। अब जब हम ब्यूटेन नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या करता है, ये जो CN ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में, तो यहाँ से CH3CH2 और CH2, फिर यहाँ पे CONH2, ये कंपाउंड है अमाइड। और अगर आपने नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके बाद ये लग रहा है कौन सा, हाफ मैन
ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और हमने कैसे पहचाना, अमाइड है और यहाँ पे Br2 है। तो यहाँ से क्या हो जाए, ये CO भाई साहब गायब हो जाएंगे, तो यहाँ से 3 कार्बन का अमाइन बना देगा। तो प्रोपाइल अमाइन इसका करेक्ट आंसर है, थर्ड आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू कितना, 57 डिग्री सेल्सियस। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन लास्ट में आप देखोगे तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर से एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन एंड अरेनियस जो क्वेश्चन था उससे 3 क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, दैट मीन्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बन गया। ठीक है, तो नीट या जेईई में कोई भरोसा नहीं होता किस टॉपिक से कहाँ पर आपको आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, तो हर एक टॉपिक को करके जाइए। तो यहाँ से देखिए टेम्परेचर जो दिया पहले उसको हमें केल्विन में चेंज करना होगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 300 केल्विन आ जाएगा। T2 दिया है यहाँ पर 57 डिग्री सेल्सियस, तो 57 प्लस 273, तो यहाँ से 330 केल्विन आ जाएगा ना। और R की वैल्यू दिया है, log 4 की वैल्यू दिया है, यहाँ से आप अरेनियस इक्वेशन लगा दीजिए। तो अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, log K2/K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R, यहाँ से T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो हमें EA की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो क्वाड्रपल यहाँ पर एक मतलब ये भी रेट ऑफ रिएक्शन जो दिया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है। तो R1 अगर K दिया है तो क्वाड्रपल रेट बोल रहा है, मतलब ये 4R1 हो जाएगा, ये होगा K2 की वैल्यू, ये K1। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 4K डिवाइड बाई K आ जाए, K कैंसिल आउट, बाकी EA डिवाइड बाई 2.303, R की वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 330 माइनस 300 डिवाइड में 300 इंटू 330, इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी बनेगा वो आएगा 38,044.03, ये जूल में आएगा। और ऑप्शन में आपको किलो जूल दिया तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 8.04 आ जाएगा किलो जूल में, दैट मीन्स इसका आंसर जो बनेगा वो थर्ड आंसर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, ये आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सील्ड वेसल इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशन, सबका कंसंट्रेशन दिया, एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या निकालना है, इस रिएक्शन जो दिया हुआ है 2NO कन्वर्ट हो रहा है किसमें, N2 प्लस O2 में। तो सबसे पहला काम ये होगा, आप यहाँ से Kc वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो Kc वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो N2 है इंटू O2 डिवाइड में हो जाएगा NO इसके पावर में 2, है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू जब निकालें, वैल्यू रखिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -3, और O2 कितना दिया है 4.2 इंटू 10 के पावर -3, और डिवाइड में NO की वैल्यू दिया है 2.8 इंटू 10 के पावर -3। तो ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1.6 Kc की वैल्यू। अभी यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, रिएक्शन जो दिया था वहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से जो रिएक्शन है NO कन्वर्ट हो रहा है किसमें, N2 और O2 में 2 मोल। तो इनिशियल जो कंसंट्रेशन दिया है 0.1 दिया है, इसका 0.0 होगा। एट इक्विलिब्रियम पे होगा क्या, यहाँ से 0.1 में से यहाँ से मान लीजिए अल्फा निकल गया, तो यहाँ जो बनेगा वो होगा 0.1 इंटू अल्फा बाई 2, क्योंकि 2 इधर आएगा तो ये हो गया N2 का, और इसका भी कोफिशिएंट सेम है तो इसका भी सेम टू सेम वही अल्फा
α/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, Kc की वैल्यू। तो Kc की वैल्यू कैसे निकालें, तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ से 0.1 इंटू α/2 और दोनों यहाँ पर क्या होंगे, ये दोनों सेम हैं तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 0.1 और 1 माइनस अल्फ़ा, है ना। तो Kc की वैल्यू तो आपको पता है, बस अल्फ़ा यहाँ से आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप फाइनली थोड़ा सॉल्व करके निकालेंगे तो 0.717 इसका आंसर आएगा, दैट मीन्स इसका सेकेंड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन। वर्क डन ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर 20 atm टू 10 atm टू, ठीक है, 10 atm दिया है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें जो मोल दिया है, n की वैल्यू 1 दिया है, t जो टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में चेंज करेंगे तो 298 कैल्विन आएगा। P1 की वैल्यू दिया है 20 atm, P2 की वैल्यू दिया है 10 atm, है ना। यहाँ क्वेश्चन में 2 atm 2 बार हो गया है, एक ही होगा, P1 P2 को क्लियर हो गया। और R की वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो बिल्कुल टेंशन नहीं ना, कैलोरी में दिया हुआ है। अब रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है ना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, ये भी एग्जाम्पल है, आप अगर थर्मोडायनेमिक्स देखें तो ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो वर्क डन होगा -2.303, यहाँ से होता है nRT log P1 डिवाइड बाई P2, इसको आप फॉर्मूला लगा दीजिए और यहाँ पर जो आएगा तो 2.303, n की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, टेम्परेचर 298 इंटू लॉग P1 जो है वो है 20 डिवाइड बाई 10। तो ये वैल्यू तो कितना हो जाए, लॉग इसकी तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा -413.14 कैलोरी आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा बन रहा है, वो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर है। यानी कि इसमें प्लस माइनस का भी लफड़ा है तो माइनस में आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बात करें 98 जो क्वेश्चन है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड बाई पासिंग 9.6487 करंट थ्रू वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 100 सेकेंड, कॉपर का एटॉमिक मास एंड 1 फैराड की वैल्यू दिया हुआ है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम Q निकालेंगे, Q इक्वल टू होता है IT। तो I की वैल्यू 9.6487 इंटू टाइम 100 सेकेंड, तो यहाँ से आएगा 964.87 कूलम। तो कॉपर सल्फेट है तो यहाँ पर एट कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, तो कैथोड पे होगा क्या, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके CO सॉलिड में डिपॉजिट होगा। तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 2 फैराड। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 96487 कूलम। प्रोड्यूस कॉपर का एटॉमिक वेट कितना, 63 जो दिया है 63.5 होता है, बट क्वेश्चन में 63 है, हमें वही लेके चलना है। इसलिए 1 कूलम में कितना होगा, और इसलिए कितना कूलम, 964.87 कूलम पे कितना होगा। तो क्या होगा, 63 डिवाइड में 2 इंटू 96487 और इंटू ये जो कूलम था अपने जो पास कराया था तो 964.87, इसको पूरा तामझाम सब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.315 ग्राम। इसका जो आंसर बनेगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, तो मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर इन अ फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन दिया है वो आपका साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में यहाँ OH दिया है और यहाँ पर, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। अब इसको अगर
PbR3 के साथ PCl3 PbR3 सेम वैसे ही होगा। तो ये क्या करेगा, जो OH ग्रुप है उसको वहाँ से गायब करके ब्रोमीन बैठ जाएगा और ये तो सेम टू सेम यही रहेगा, है ना। तो ए तो आपका यही हुआ। अब बी जो है यहाँ पर देखिए लिखा है रिएजेंट में एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से क्या हो, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, अल्फा से ब्रोमीन जाएगा और बीटा से यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से सेम, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये आपका बी होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है थर्ड में, इसका थर्ड आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए केमिस्ट्री का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है DNA ब्लॉक से, वो भी F ब्लॉक के एलिमेंट है। तो लेंथेनाइड आयन, तो लेंथेनाइड और एक्टोनाइड में थोड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो ध्यान रखिए कि लेंथेनाइड में मोस्ट ऑफ लेंथेनाइड के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और कौन से एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आप प्रिपेयर करके जाइए। कौन सा डायमैग्नेटिक होता है, थोड़ा इसको याद कर लीजिए, ठीक है। निकालने से अच्छा है इसको थोड़ा सा आप जब भी पढ़ाई करिए इसको निकाल लीजिए। इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड बनेगा, क्योंकि इसमें इनमें जो होते हैं इसमें F और इलेक्ट्रॉन 0 होगा और D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और F में 14 होगा। तो ये क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर होते हैं ना। तो इसका जो आंसर बनेगा थर्ड। तो हमने ये टोटल केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। और आने वाले जो 2025 में नीट का एग्ज़ाम है, इन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा बेस मान के इनको इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने NCERT के सॉल्यूशन भी बेसिक तरीके से अपलोड करना स्टार्ट किया। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।